दोस्तों, this is NeuroHub 21 and the core agenda of our today's topic is autonomic nervous system। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर कोलिनर्जिक ड्रग्स की। तो इन आवर लास्ट क्लास हमने बात करी थी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया था, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसको हम एड्रीनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि जो कोर इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जो प्रेजेंट होता है या जो न्यूरॉन प्रेजेंट होता है वो एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो एड्रीनलिन का सिक्रेशन करते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसे हम कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, और उसका जो मेन कोलिनर्जिक जो मेन न्यूरॉन होता है उसे हम कोलिनर्जिक न्यूरॉन बोलते हैं, और वो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशन करता है। So just let us take a quick review of the sympathetic and the parasympathetic nervous system and just let us differentiate between both of them. So here we go. This is sympathetic nervous system, and here I am just marking here parasympathetic nervous system. जो sympathetic nervous system था उसके अंदर क्या हो रहा था कि जैसे ही एक डॉग किसी व्यक्ति के पीछे पड़ गया तो उस व्यक्ति को डर लगा। डर लगा का क्या मतलब है कि व्यक्ति का जो हार्ट रेट था वो सडनली इंक्रीज हो गया। गॉट इट। और जबकि पैरासिम्पैथेटिक के अंदर क्या हो रहा था कि जब वो कुत्ता पीछे पड़ना बंद हो गया, जब उसने उस डॉग ने उस व्यक्ति का पीछा छोड़ दिया, तो जब वो व्यक्ति जाके रिलैक्स होगा तो उसका जो हार्ट रेट होगा वो कैसा हो जाएगा? डिक्रीज। हिज हार्ट रेट विल गोना बी रिड्यूस्ड। नाउ ये उस व्यक्ति के लंग्स हैं। जब वो व्यक्ति डर के मारे भागने लगा तो उसको सांस की आवश्यकता पड़ी, उसको श्वसन करने की, अत्यधिक श्वसन करने की, उसको रेस्पिरेशन करने की उसको आवश्यकता पड़ी। और आवश्यकता पड़ी तो वो भाग नहीं पा रहा था क्योंकि उसको प्रॉपरली ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड नहीं हो रही थी। इस वजह से उसके जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर भी क्या जो ब्रोंकाई है, सपोज कीजिए कि ये नॉर्मल ब्रोंकाई है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करेगा, उसको जब सांस की अत्यधिक आवश्यकता पड़ेगी तो उसका ल्यूमेन जो होगा, ल्यूमेन का मतलब होता है दो वॉल के बीच का जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं क्या? ल्यूमेन। तो ल्यूमेन जो होगा वो डायलेट हो जाएगा। तो मैं इसको अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो इसको मैं बोलूँगा क्या कि ब्रोंको डायलेशन विल अकर। ब्रोंको डायलेशन विल अकर, क्योंकि जैसे ही ब्रोंकोडायलेशन होगा, जैसे ही सपोज कीजिए कि ये ब्रोंकाई है और ये क्या हो गई? डायलेट हो गई। जैसे ही ब्रोंकोडायलेशन होगा तो ज्यादा मात्रा में जो ऑक्सीजन होगा वो प्रॉपरली उसके अंदर एल्वियोलाई तक जा पाएगा, और एल्वियोलाई तक जब प्रॉपरली जो ऑक्सीजन जा पाएगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा इंक्रीज होगा तो उसको इजीली सांस की श्वसन क्रिया उसके अंदर आसानी से बहुत इजीली स्मूथली वर्क करेगी। और सेम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमें क्या देखने को मिलेगा कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन विल अकर। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन विल अकर। ओके गाइस, अब देखते हैं। अब वो व्यक्ति तेजी से भागा, उसमें सांस भी उसकी प्रॉपरली अब चल रही है क्योंकि ब्रोंकोडायलेशन हो चुका है ताकि इजीली ऑक्सीजन उसके अंदर जा पहुंचे। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा और आगे चलेगा तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एनर्जी हम जानते हैं कि किससे प्रोवाइड होती है? ग्लूकोज से। तो हमारा जो लीवर होगा, लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है, हम सभी जानते हैं कि ग्लाइकोजन के रूप में प्रेजेंट होता है। तो ग्लाइकोजन जो प्रेजेंट होता है वो ग्लाइकोजन का क्या हो जाता है? ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजीनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजीनोलाइसिस का मतलब क्या हुआ कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, क्योंकि उस व्यक्ति को, उस धावक को जो वो कुत्ते से पीछे डर के भाग रहा था, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसी वजह से क्या होगा कि उसको
बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने की वजह से ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, और उसको एनर्जी मिल जाएगी। और सेम पैरासिम्पैथेटिक में जस्ट इसका अपोजिट होगा, एंड आई विल राइट हियर एज इनहिबिशन ऑफ glycogenolysis. Let's make a zoom. Now let us see. Mydriasis will occur. Mydriasis means dilation of the pupils. क्योंकि उसको अगर विजन क्लियर प्रॉपरली नहीं हुआ तो वो ढंग से भाग नहीं पाएगा, क्योंकि उसका विजन यदि प्रॉपर नहीं है तो वो ढंग से उसको भागने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और इन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम what will we see is meiosis will occur. Meiosis means constriction of the pupils. Okay guys, इसको मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं। अब देखते हैं कि और क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। लेट अस सी कि यदि उस व्यक्ति को सपोज कीजिए कि ये यूरिनरी ब्लैडर है, यदि उस व्यक्ति को यूरिन आ गया, कुत्ता पीछे पड़ा है, एक तो पहले से ही कुत्ता पीछे पड़ा है और उसको अगर यूरिन पास आउट होने की अर्ज हुई तो कंगाली में आटा गिरने वाला होने वाला सवाल हो गया है, तो क्योंकि पहले ही उसके पीछे एक मुसीबत है और एक नई मुसीबत सामने आ गई तो वो रुक नहीं सकता। इस वजह से ईश्वर ने क्या कर रखा है, एक सिस्टम हमारे अंदर डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर रहा है कि जब कभी भी अगर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आन पड़ती है तो व्यक्ति को जो यूरिन या जो अपन बोल सकते हैं कि इमरजेंसी जो कॉल्स हैं वो नहीं आएंगी। इस वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इनहिबिशन कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। दैट मीन्स क्या कि सपोज कीजिए कि मैं इसे कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता हूं और इसके अंदर यूरिन भरा हुआ है। अगर मैं इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता हूं और इसके अंदर जो यूरिन भरा हुआ है, जब जैसे ही मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो अपन एक थैली के अंदर जब अपन पानी डाल देते हैं तो उस थैली को जब अपन ऐसे स्क्वीज करते हैं, स्क्वीज का नया शब्द क्या सीखा कि स्क्वीज करना का मतलब होता है पिचकाना। तो जैसे ही हमने उसको पिचका दिया तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि सारा पानी बाहर निकल जाएगा। तो सेम उसी तरीके से ब्लैडर की कंडीशन है कि यदि हम इस ब्लैडर को स्क्वीज कर देंगे, इसको कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे तो सारा का सारा पानी जो होगा, सारा का सारा जो यूरिन होगा वो बाहर पास आउट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा कि इनहिबिशन, कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन जो है, ये जो फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स लगना बंद हो जाएगा। डेट्रूसर मसल्स के अंदर वो फोर्स नहीं लगेगा, जिसके कारणवश क्या होगा कि यूरिन पास आउट करने की अर्ज व्यक्ति को नहीं देखने को मिलेगी। तो कॉन्ट्रैक्शन विल बी इनहिबिटेड, इनहिबिशन ऑफ द, mark my words, note my lips, inhibition of the constriction of the urinary bladder. Plus one more thing we will see here is that the constriction of the urinary sphincter, ओके गाइस, नाउ लेट अस सी इसका मतलब क्या कि सपोज कीजिए कि ऊपर से तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, इनहिबिशन हो रहा, लेकिन अगर नीचे से रिलैक्स हो जाए तो सपोज कीजिए कि रिलैक्स है तो भी यूरिन पास आउट होगा। तो इस कंडीशन में यदि यूरिन पास आउट ना हो तो मतलब क्या है कि यूरिन पास आउट ना हो, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी क्या होना चाहिए,
यूरिनरी जो स्फिंक्टर है उसका भी कॉन्स्ट्रिक्शन होना चाहिए, ताकि कोई स्पेस ना रह जाए, कोई ल्यूमन बीच में ना रह जाए, जिसकी वजह से वहां से यूरिन पास आउट हो जाए, अर्ज उसकी बढ़ जाए और यूरिन ड्रिप बाय ड्रिप वहां से पास आउट होने लगे। इसी वजह से साथ में हमें ये चीज लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें 500 का नोट लगा लीजिए। क्या कि कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर विल आल्सो अकर इन द sympathetic nervous system, and just contrary to it, just in contrast to it, in the parasympathetic nervous system, what we will see is that constriction of urinary bladder, मतलब अब व्यक्ति के पीछे से कुत्ता हट गया, उसकी इतनी देर से जो यूरिन अर्ज करने की, पास आउट करने की जो अर्ज उसके अंदर उत्पन्न हो रही थी, तो वो यूरिन पास आउट तो करेगा। इसलिए क्या होगा कि ब्लैडर जब ऐसी कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन से जब वो पास बाहर हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, तो उसका जो ब्लैडर होगा वो क्या होगा कि कॉन्स्ट्रिक्ट करने की अर्ज करेगा, और ब्लैडर जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो अंदर का सारा पानी क्या होगा, बाहर ड्रिप बाय ड्रिप बाहर वो पास आउट हो जाएगा। मतलब क्या है कहने का, लेकिन एक चीज और देखने को मिलेगी, यदि यूरिनरी स्फिंक्टर यदि रिलैक्स ना हुए तो भी बाहर नहीं हो पाएगा। इसलिए जैसे कि हमने यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर किया था, वहां पे क्या होगा, सॉरी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द यूरिनरी स्फिंक्टर किया था, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस रिलैक्सेशन ऑफ द यूरिनरी स्फिंक्टर, रिलैक्सेशन ऑफ द यूरिनरी स्फिंक्टर। ओके गाइस, अब देखिए रिलैक्सेशन का मतलब क्या कि कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है और यूरिनरी स्फिंक्टर का भी रिलैक्सेशन हो रहा है, ताकि इजीली वहां पे एक ल्यूमेन उसको मिल सके और ताकि इजीली वहां से यूरिन पास आउट हो सके। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं इसके आगे की। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ। हार्ट रेट आपने सभी ने नोट डाउन कर ही लिया होगा, नहीं किया हो तो मैं जैसे ही, अगर इसका बहुत आसान तरीका ये है कि वीडियो को पॉज कर करके आप ये चीज़ कर सकते हैं। पॉज करके आप हाथों हाथ मार्कआउट कर लीजिए करें। अब देखें, आगे देखते हैं। लीवर तक छोड़ देते हैं। सपोज कीजिए कि ये आपकी इंटेस्टाइन है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है और ये आपकी अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर थाई, ये आपका लीवर थाई, ये आपकी आईज थी। ओके गाइस, अब देखिए कि ये क्या है, आपका इंटेस्टाइन। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर अगर इस कंडीशन में हमको स्टूल पास आउट करने की अर्ज हो, स्टूल पास आउट करने की अर्ज हो, तो वही कंगाली में आटा गीला, मतलब मुसीबत तो पहले ही है, और स्टूल पास आउट करने की अर्ज हो गई तो वो स्टूल पास आउट नहीं करेगा। तो ईश्वर ने क्या एक डिफेंस मैकेनिज्म दे रखा है कि इमरजेंसी कंडीशन में ऐसा ना हो। उस वजह से क्या होता है कि जो आपकी इसके अंदर की इंटेस्टाइन के अंदर की जो मसल्स होती है वो क्या हो जाती है, रिलैक्स्ड। रिलैक्सेशन ऑफ मार्क माय वर्ड्स, नोट माय लिप्स, relaxation of intestines. But one more thing to remember, intestine तो रिलैक्स हो रही है, लेकिन यदि स्फिंक्टर भी रिलैक्स हो गया, एनल स्फिंक्टर भी रिलैक्स हो गया, तो स्टूल पास आउट हो जाएगा। तो स्फिंक्टर रिलैक्स ना हो, इस वजह से क्या होगा कि एनल स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, constricted. Constriction of anal sphincter. And in contrast to it, in the parasympathetic nervous system, what we will see is that contraction of intestine plus relaxation of anal sphincter.
एनल स्फिंक्टर। ओके गाइस, अब देखते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइन क्यों? क्योंकि उसको इतनी देर से स्टूल पास आउट करने की अर्ज हो रही थी। अब जैसे ही कुत्ता हट जाएगा तो वो क्या करेगा आगे जाके कि वो अब अगर उसकी अर्ज है अभी भी तो वो स्टूल पास आउट या यूरिन पास आउट वो कर सकता है। इसलिए जो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज हो जाएगा अगर इंटेस्टाइन का कॉन्ट्रैक्शन होगा। जो आगे अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर जो वेस्ट मटेरियल, जो फीकल मटेरियल, जो स्टूल बोल सकते हो आप, वो प्रोपल्सिव मूवमेंट में, प्रोपल्सिव का मतलब नया शब्द क्या सीखा? प्रोपल्सिव। प्रोपल्सिव का मतलब होता है कि टू मूव फॉरवर्ड। तो फॉरवर्डली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बेस पे वो स्टूल जो होगा वो इंटेस्टाइन से आगे बढ़ता 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 यहाँ पे एनस में आ जाएगा और एनल स्फिंक्टर का क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन ऑफ द एनल स्फिंक्टर। नाउ लेट अस सी। अब हम देखते हैं, अच्छा कितने पॉइंट हो गए थे हमारे? पहला हार्ट, दूसरा अपना जो लंग्स था, तीसरा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, चौथा मेट्रियोसिस, ओके, पांचवा इनहिबिशन ऑफ द कंस्ट्रिक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड छठा रिलैक्सेशन ऑफ द इंटेस्टाइन प्लस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एनल स्फिंक्टर। सातवां और आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट अस सी। आपको सपोज कीजिए कि आपकी टंग है, तो इंक्रीज इन द सलाइवेशन, भाग रहा है लेकिन उसको डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस ना हो जाए, इसलिए सलाइवेशन उसका इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि डिक्रीज इन द सलाइवेशन। तो गाइस ये आपने बेसिक पढ़ लिया एएनएस और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ये अपनी पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ शॉर्ट में, अब आपको यहाँ पे भी मैंने समझा दिया है